A very good evening to all of you. I hope that you are doing well. उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग का नेशनल इनकम का सेकेंड क्लास है। तो जहां हम लोग रुके थे लास्ट, उसके बाद से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब जो है आज जो पहला टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम। एक ही मेथड से दोनों ही कैलकुलेट होता है, थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में। तो टोटल 3 मेथड है, जैसे आप देख सकते हैं 3 मेथड्स आर देयर टू कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, या तो जीडीपी या नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का टोटल 3 मेथड्स है। एक है इनकम मेथड, दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा है आउटपुट मेथड। ठीक है, और ये चीज़ हम लोग थोड़ा डिस्कस किए थे सर्कुलर फ्लो डायग्राम में कि इनकम मेथड से हम लोग क्या करते हैं, जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका इनकम को हम ऐड कर देते हैं। टोटल 4 तरह से हम लोग पैसा कमा सकते हैं। अगर किसी का ज़मीन है तो रेंट, लेबर है तो वेजेस, कैपिटल है तो इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रॉफिट। ये सब इनकम को हम ऐड करेंगे तो कंट्री का इनकम, टोटल इनकम निकल जाएगा। तो यहाँ पर सब वही है, रेंट है, प्रॉफिट है, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ये है हम लोग का इनकम मेथड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पहला मेथड से, जो है हम लोग का इनकम मेथड। इनकम मेथड से हम लोग किस तरह से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इनकम मेथड से हम लोग किस तरह से डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे। ये चीज़ पहले आप लोग को हम बताए थे कि लास्ट क्लास का ये चीज़ है जो कि हम बॉक्स करके बना के लिख दिए हैं। ये लास्ट क्लास में हम पढ़ाए थे। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट वैल्यू चाहिए तो ग्रॉस वैल्यू से डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, और मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये सब शॉर्ट फॉर्म है जो कि लास्ट क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर ये यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं। और उसके बाद ये भी हम बताए थे आप लोग को कि डोमेस्टिक इनकम अगर हमको निकालना है तो एक्चुअली क्या निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और अगर हमको बोलता है नेशनल इनकम निकालने के लिए तो हमको निकालना है NNPFC, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये याद रखना है आप लोग को। ठीक है, तो इनकम मेथड से अगर हम लोग सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं तो क्या फॉर्मूला है उसका, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। ये तीनों को ऐड कर देना पड़ेगा, तब हम लोग का क्या निकलेगा, डोमेस्टिक इनकम निकलेगा, यानी कि NDPFC निकलेगा। जैसे कि अभी आप लोग को बताएं, डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम नेट टर्म्स पे निकलता है और फैक्टर कॉस्ट पे निकलता है, इसीलिए ये नेट है यहाँ पर, यहाँ फैक्टर कॉस्ट है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये अगर हम डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हैं मतलब ये निकाल रहे हैं। वो कैसे निकलेगा, ये तीनों ऐड करके। हम आपको जो नोट्स देंगे उसमें अगर आप देखिएगा तो उसमें क्या लिखा है, ये 4 तरह का इनकम सिर्फ ऐड हो गया है। वेजेस एंड सैलरीज लेबर का इनकम है, लैंड का इनकम क्या है, रेंट, और क्या बोलते हैं, कैपिटल का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट। तो ये 4 चीज़ यहाँ पर हम वो स्लाइड्स भी रखे हैं कि अगर किसी का ज़मीन है तो वो क्या कमाएगा, ये लैंड ओनर है तो अगर किसी को लीज पे दे देगा तो उसको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, है ना। या तो कोई जगह का ओनर है, जैसे कि ये जगह है, फ्लैट है, इसका ओनर कोई है, ठीक है, वो अगर किसी को सर को दे दिया रेंट पे तो उसको रेंट मिलेगा, है ना। और अगर लेबर है, वर्कर है, तो उसको क्या मिलेगा, वेजेस और सैलरीज, है ना। और अगर किसी के पास बहुत पैसा है, कैपिटल है, ठीक है, जैसे कि मुकेश अंबानी, इनके पास बहुत पैसा है और पैसा अगर बैंक में रखा हुआ रहता है कि एज अ कैपिटल, तो क्या मिलता है हमको, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और अगर कैपिटल बैंक पे नहीं रखा हुआ है, बल्कि यही मुकेश अंबानी का पैसा बैंक में नहीं रखा हुआ है बल्कि वो बिजनेस में लगा हुआ है, और उससे हम क्या कमा सकते हैं, एज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट। जैसे कि और भी बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS, ये लोग का भी जो इनकम है, ठीक है, तो ये प्रॉफिट कमा रहा है। सबको देने के बाद, जितना भी लेबर्स है सब कुछ दे देने के बाद, उसके बाद जो बच रहा है TCS का वो प्रॉफिट है। ठीक है, तो ओवरऑल ये 4 तरह का इनकम है जो अगर हम ऐड करेंगे चारों तरह का इनकम को तो मेरा क्या निकलेगा, कंट्री का टोटल डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा कि इंडिया के अंदर में लोग कितना कमा रहे हैं। डोमेस्टिक इनकम इंडिया के अंदर का इनकम,
इसमें फॉरेनर्स का भी इनकम इंक्लूडेड है, अगर आप लोग को याद है तो। डोमेस्टिक इनकम इंडिया में तो फॉरेनर्स भी पैसा कमा रहे हैं, मल्टीनेशनल बहुत सारा फॉरेन कंपनीज है यहाँ पे। और तो जो फॉर्मूला हम आपको बताए वो यहाँ पर हम तो नहीं लिखे हैं, ये एक्चुअली सेम फॉर्मूला है। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब वेजेस एंड सैलरीज, है ना। और ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है अभी हम दिखा देंगे। ये 3 चीज़ आता है ऑपरेटिंग सरप्लस में, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो ये वही चीज़ लिखा हुआ है। मेरा नोट्स में देखिएगा तो वो दूसरा तरह से वही वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये ऐड करके लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको इस तरह से हम बता रहे हैं क्योंकि सम्स में इसी टाइप से देता है। अगर आप लोग का सम्स भी है तो इस टाइप से देता है। तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। और एम्प्लॉइज मतलब वर्कर्स, वर्कर्स का इनकम वेजेस एंड सैलरीज है। और उसके बाद फिर ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। मतलब एक लेबर इनकम हो गया और एक ये सब ये क्या हो गया, नॉन लेबर इनकम हो गया, ठीक है। जिसके पास पैसा है तो ज़मीन है उसके पास तो रेंट कमा रहा है, जिसके पास पैसा है कैपिटल है इंटरेस्ट कमा रहा है, जिसके पास ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये सब नॉन लेबर इनकम हो गया और एक लेबर इनकम हो गया। इस तरह से फ़र्क किया जा रहा है। ऑपरेटिंग सरप्लस में ये सब चीज़ आ रहा है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। नॉर्मली इतना ही आता है, रॉयल्टीज़ बहुत कम देता है, लेकिन क्योंकि है तो हमको तो बताना पड़ेगा, इसलिए हम रॉयल्टीज़ भी लिख दिए। रॉयल्टीज़ ऐसा बहुत कम देता है, आप लोग इसमें हो सकता नहीं दे। तो रॉयल्टीज़ भी एक तरह का इनकम है। रॉयल्टीज़ किसको बोलते हैं, अगर मेरा कोई कॉपीराइट है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे कि कोई लैपटॉप, हम सपोज एक आदमी है वो लैपटॉप इन्वेंट किया और उसके बाद सब कॉपी करने लग जाएगा। हालांकि ये तो इतना खर्च किया, रिसर्च किया, उसके बाद एक लैपटॉप इन्वेंट किया और बाकी सब उसका कॉपी करेगा तो लॉस तो इसका ये बंदा का होगा जो लैपटॉप इन्वेंट किया है। तो इसको ये क्या करेगा, अपना कॉपी पेटेंट राइट मतलब जो है उसको वो गवर्नमेंट से ले लेगा। अगर वो पेटेंट राइट ले लेता है तो इसका कोई प्रोडक्ट कॉपी नहीं कर सकता है। ये चाहे तो अपना कॉपीराइट किसी को दे दे कि कॉपीराइट ले लो, आप मेरा प्रोडक्ट कॉपी कर सकते हो लेकिन हमको 100 करोड़ रुपया दो, ठीक है। तो जो रिटर्न में हम मांगेंगे, अगर हम कोई प्रोडक्ट इन्वेंट किया और हम आपको कॉपीराइट दे रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट को आप कॉपी कर सकते हो, तो रिटर्न में जो हम मांगेंगे उसको हम लोग रॉयल्टीज़ कहते हैं। तो ये भी एक तरह का इनकम हो सकता है। तो ये 4 तरह का टोटल इनकम यहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस के अंडर पे आता है। तो रॉयल्टीज़ को छोड़ दिए अभी, लेकिन मेन रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट को भी हम लोग 3 हिस्सा में डिवाइड कर सकते हैं। कभी कभी प्रॉफिट अगर लिख देता है तो समझ आप पूरा प्रॉफिट ले लीजिएगा, लेकिन कितना बार प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं देता है बल्कि ऐसे तोड़ के देता है। तो प्रॉफिट को इस हिसाब से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि जो भी कंपनी, जो भी एक फर्म है जो पैसा कमाता है, जो प्रॉफिट कमाता है, फर्म जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा प्रॉफिट को 3 हिस्सा में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। मान लिए 1 लाख का प्रॉफिट हुआ एक कंपनी को, वो क्या किया, सबसे पहले 20% सपोज टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, तो उसको कॉर्पोरेट टैक्स 20,000 रुपया दे देना पड़ा। 1 लाख में से 1 लाख रुपया में से 20,000 टैक्स दे दिया, बचा कितना 80,000। 80,000 में से जितना भी शेयर होल्डर है जो पैसा लगाया है कंपनी में, तो सबको बांटना होगा, है ना। जितना भी शेयर होल्डर है तो शेयर होल्डर को 60,000 मिल गया। मतलब जितना भी ओनर्स है, शेयर होल्डर मीन्स ओनर, सबको मतलब जिसका ज़्यादा शेयर उसको ज़्यादा मिला, तो टोटल 60,000 बढ़ गया सब में। बच गया कितना 20,000, और किसको देगा, सब तो हो गया ख़त्म। तो 20,000 रुपीज़ जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, मतलब वो प्रॉफिट कंपनी में रह गया। मे बी वो प्रॉफिट जो है फर्दर इन्वेस्ट होगा कंपनी में, कुछ भी हो सकता है, वो कंपनी में रह गया। इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं या रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं, जो रह गया। क्लियर है। तो अगर प्रॉफिट नहीं देता है, कॉर्पोरेट टैक्स देता है, डिविडेंड देता है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट देता है, तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये आता है। रॉयल्टीज़ भी आता है, कभी कभी हो सकता है दे दे, लेकिन नॉर्मली रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए, तो इसका मतलब है जो मेरा फॉर्मूला जो पहले हम आपको अपना नोट्स पे हम लिखे हैं सेम ही हो गया। ये वेजेस एंड सैलरीज हो गया और ये रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हो गया, चार सबको दोनों ऐड हो गया। तो ये कंट्री का डोमेस्टिक इनकम निकल गया। लेकिन यहाँ पर एक और इनकम है, वो है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम किसे कहा जाता है, जहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, फर्क नहीं कर सकते कि ये लेबर इनकम है या नॉन लेबर इनकम है, वो मिक्स्ड अप है। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरा खुद का कोचिंग सेंटर है और जो एंटरप्रेन्योर कौन है, हम खुद हैं, है ना, बिजनेस हम ही चला रहे हैं, तो प्रॉफिट हम ही कमा रहे हैं और पढ़ा भी रहे हम ही, ठीक है। अगर हम खुद पढ़ा रहे हैं तो लेबर इनकम भी मेरा ही है। तो लेबर इनकम यानी कि, और लेबर इनकम जो है वेजेस एंड सैलरीज और प्रॉफिट दोनों मिक्स्ड अप है,
क्योंकि हम लेबर भी खुद पढ़ा भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और प्लस जो है एंटरप्रेन्योर भी हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर खुद का क्लिनिक खोला है, खुद एज अ लेबर वो बैठा हुआ है, सबका इलाज कर रहा है, तो लेबर इनकम और प्लस वो एंटरप्रेन्योर है, खुद का उसका क्लिनिक है, तो प्रॉफिट भी है, तो मिला जुला हुआ इनकम है। तो इसको मिक्स इनकम कहा जाता है, जहाँ पर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ये तो लेबर इनकम है, ये नॉन लेबर इनकम है। मिक्स इनकम दोनों जो मिला हुआ है, तो मिक्स इनकम भी जो बचा जो मिला हुआ है उसको भी ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल ये कंट्री का डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। तो हो रहा है क्या, बेसिकली जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका इनकम ऐड हो रहा है, लैंड का, लेबर का, कैपिटल का, ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर है? ये तीनों ऐड किए तो डोमेस्टिक इनकम आ गया, इंडिया के अंदर का इनकम आ गया। उसके बाद अगर हमको निकालना है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम हम लोग किसको कहते हैं, NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और निकला हुआ क्या है मेरा, NDPFC निकल गया वो फॉर्मूला से। तो अल्टीमेटली अब ये फॉर्मूला हम लोग का डोमेस्टिक इनकम निकल चुका है। अब हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब NNPFC, ये मेरा नेशनल इनकम है। और निकल क्या चुका है मेरा, डोमेस्टिक इनकम निकल चुका है ना, यानी कि NDPFC निकल चुका है। अब ये एडजस्टमेंट लगेगा जो वहाँ लिखा है, ये 3 एडजस्टमेंट आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहले देखिए ये क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये भी नेट है, ये भी नेट है। तो नेट और ग्रॉस का एडजस्टमेंट नहीं होगा, जब फर्क होगा तब एडजस्टमेंट होगा। अगर फर्क नहीं है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं। अगर फर्क नहीं है तो अब देखिए ये भी नेट है, ये भी नेट है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। फिर ये NP है, नेशनल प्रोडक्ट, और ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, DP। तो NP और DP का क्या है, NP इज इक्वल टू DP प्लस NFIA। तो यहाँ पर हमको प्लस NFIA करना होगा, ठीक है। उसके बाद टोटल 3 एडजस्टमेंट है ना, ये तो नहीं हुआ, और एक ये बचा। तो देखिए ये FC है, फैक्टर कॉस्ट, और ये भी फैक्टर कॉस्ट है, तो दोनों सेम है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। सेम होने से एडजस्टमेंट नहीं होगा, फर्क होगा तब तो एडजस्टमेंट होगा। अगर एक मार्केट प्राइस रहता है, दूसरा फैक्टर कॉस्ट, तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर लेते हैं, NIT ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, बस ये हो गया। तो अगर हम NFI ऐड कर दिए डोमेस्टिक इनकम में, तो मेरा नेशनल इनकम आ गया। कोई प्रॉब्लम? तो ये हुआ इनकम मेथड से, ये फॉर्मूला है। इस तरह से हम लोग इनकम मेथड से कंट्री का नेशनल इनकम या तो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका न्यूमेरिकल्स भी है। अगर यही फॉर्मूला हम लोग को पता है तो हम लोग कर सकते हैं, मतलब सम्स नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इसका सम्स। यहाँ देखिए ये सम्स में जो है ये डेटा दिया हुआ है, दिख रहा है ये सब आपको, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड सब कुछ दिया है। और आपको निकालना है सबसे पहले GDP एट मार्केट प्राइस, फिर नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, ये 2 चीज़ निकालना है। वो आपका मर्जी है, आप ये पहले निकालिए, ये पहले निकालिए, लेकिन आप दोनों में से कोई भी एक पहले निकाल सकते हैं, ठीक है। तो GDP एट मार्केट प्राइस हम लोग का फॉर्मूला अभी जो हम लिखे थे उसमें डायरेक्टली GDP एट मार्केट प्राइस तो नहीं निकलता है, लेकिन नेशनल इनकम हम लोग निकाले थे। आप कोई भी एक एग्रीगेट से दूसरा एग्रीगेट निकाल सकते हैं। तो जो आपका इजीली फाइंड हो सकता है नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम हम निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है, नेशनल इनकम मतलब NNPFC, इसका फॉर्मूला क्या है, हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं COE, मतलब कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस MI मतलब मिक्स्ड इनकम। क्लियर है? और NNPFC निकाल रहे हैं ना, डोमेस्टिक इनकम निकालते तो ये फॉर्मूला होता, NNPFC निकाल, नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, तो हम बाद में NFI ऐड किए थे, तो यहीं पर हम NFI ऐड कर दे रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी हम बताएं आपको, पहले डोमेस्टिक इनकम निकाले थे, फिर बाद में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिए थे, तो नेशनल इनकम निकल गया था। डायरेक्टली अभी हमको नेशनल इनकम निकालना है, तो हम डायरेक्टली यहीं पर ऐड कर दे रहे हैं, अलग से हम डोमेस्टिक इनकम क्यों निकालें, ठीक है। तो ये पूरा मेरा नेशनल इनकम का फॉर्मूला बन गया, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम और NFI। तो सबसे पहले कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़,
तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो लिखा हुआ है, यहाँ वेजेस एंड सैलरीज भी लिख सकता है, तो आपको वेजेस एंड सैलरीज लेना होगा, वो उसको कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय पकड़िएगा। तो यहाँ पर 1000 है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो एक COE के जगह पे कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के जगह पे 1000 हम लिख दिए, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अगर रॉयल्टीज नॉर्मली नहीं रहता है तो रॉयल्टीज देखिए नहीं है, तो इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट। तो सबसे पहले यहाँ इंटरेस्ट है 150, हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं ऑपरेटिंग सरप्लस को, ठीक है। ये हुआ इंटरेस्ट, फिर क्या? रेंट। रेंट कितना है? 250। अब थर्ड क्या बचा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम लोग 3 हिस्सा में डिवाइड किए थे ना, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये सब देखिए दिया हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स कितना है? 110 है, 110 प्लस फिर डिविडेंड कहाँ है? 240 है ना, 240। यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहे हैं हम, यहाँ लिख रहे हैं, प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है? 290। तो ये सब जो हम ऐड किए हैं, ये कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय था, और ये पूरा ब्रैकेट जो है क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस है, ठीक है। फिर प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम दिया है? मिक्स्ड इनकम देखिए नहीं दिया हुआ है कहीं पर, तो क्योंकि मिक्स्ड इनकम नहीं दिया है तो मिक्स्ड इनकम नहीं है, तो हम लोग का फॉर्मूला में मिक्स्ड इनकम जो है नहीं पकड़ेंगे उसको हम, ठीक है। फिर प्लस मिक्स्ड इनकम के बाद क्या है? मिक्स्ड इनकम को नहीं पकड़ा जाएगा, अगर दिया हुआ है तो पकड़ेंगे, नहीं दिया हुआ तो नहीं पकड़ेंगे। प्लस क्या है? NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कितना है? 30, ठीक है। फिर ये ऐड करिए, कैलकुलेटर है सामने, 1000 प्लस ये कितना हो रहा है? 400, 510, 1040 हुआ, ये ऑपरेटिंग सरप्लस 1040 हुआ, प्लस 30, और उसके बाद 2070 रुपीज़ 2070 करोड़। करोड़ लिखा हुआ था वहाँ पर, ठीक है, नहीं तो कंट्री का इनकम बहुत कम हो जाएगा करोड़ नहीं दिएगा तो, ठीक है। तो ये हो गया कंट्री का टोटल इनकम, नेशनल इनकम निकाल लिया हम लोग इस तरह से, ठीक है। लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी है निकालना, यहाँ तक क्लियर है? क्या निकालना बाकी है? फर्स्ट पॉइंट ए, GDP एट मार्केट प्राइस। हम बोले कोई भी एक एग्रीगेट आप निकाल लिए, NNPFC निकाल लिए ना, कोई भी एक चीज़ निकालनी है, दूसरा चीज़ आप आराम से निकाल सकते हैं एडजस्टमेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करके, ठीक है। आपको 3 एडजस्टमेंट पता है, वही 3 एडजस्टमेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3, नहीं तो 2, नहीं तो 1, कोई एक, ठीक है। तो अब देखिए हमको निकालना है GDP एट मार्केट प्राइस। GDP एट मार्केट प्राइस निकालना है, और निकल क्या गया मेरा? NNPFC निकला हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट डालना होगा। ये क्या है? ग्रॉस है, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट, क्या होगा? प्लस डिप्रेसिएशन, क्योंकि नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डिप्रेसिएशन होता है, तो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डिप्रेसिएशन। खाली वो फॉर्मूला अगर सामने है तो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, वो 3 फॉर्मूला सिर्फ याद करना है आपको। फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट, क्या होगा? माइनस NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि फॉर्मूला में हम क्या लिखाए थे? NP इक्वल टू DP प्लस NFI है, लेकिन यहाँ पर DP लेफ्ट हैंड साइड में, तो DP इक्वल टू NP माइनस NFI है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आपको देखना होगा ये एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट देखिए, वहाँ पर ग्रॉस लेफ्ट हैंड साइड में था, तो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट, ग्रॉस पता करें माइनस डिप्रिसिएशन उधर करिए, तो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डिप्रिसिएशन, वही तो किए थे। नेट वहाँ पर ग्रॉस लेफ्ट हैंड साइड में था, तो ग्रॉस का फॉर्मूला क्या बन रहा है? नेट प्लस डिप्रिसिएशन। दूसरा ये वाला किए थे ना, तो वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, वहाँ पर NP लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर वहाँ पर DP लेफ्ट हैंड साइड में था, तो DP इज इक्वल टू NP माइनस NFI ये होगा। अब DP का वैल्यू DP निकालिए, प्लस NFI को उधर ले जाइए, तो DP इक्वल टू NP माइनस NFI ये होगा ना। देखिए DP इक्वल टू NP माइनस NFI है, ठीक है।
तो अभी देखिए वही हम दिखा रहे हैं आपको। डीपी इक्वल टू एनपी माइनस एनएफआई, ठीक है, समझ में आया? तो बस वो एडजस्टमेंट वो वाला याद रखना होगा, ये सामने रखिए तो अब इजीली समझ में आ जाएगा। फिर ये मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यही फॉर्मूला था ना, एमपी इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी, देखिए लिखा हुआ होगा अगर आप नोट्स कॉपी किए हैं तो, एमपी इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये लास्ट क्लास का है, लास्ट क्लास में जो बताए थे वही चीज़ है। तो ये मेरा जीडीपी ये फार्मूला बन गया, एडजस्टमेंट बन गया। अब बैठा दिए वैल्यू, तो एनएनपीएफसी मेरा कितना निकला था अभी, नेशनल इनकम निकाले थे ना, कितना निकला था 2070, ये आंसर था ना, ये आंसर था, है ना? तो यानी कि 2070 यहाँ बैठा दिए, प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन है 50 प्लस 50, फिर माइनस एनएफआई है, एनएफआई कितना है 30 है, तो माइनस 30 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 60 है, प्लस 60, देखिए कितना आ रहा है 2150, सही से कैलकुलेट किया है 2150। तो ये मेरा क्या निकला, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल गया मेरा, ये मेरा जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल गया। तो कोई भी एक एग्रीगेट निकालता है, दूसरा एग्रीगेट निकालना एकदम आसान है, सिर्फ आपको एडजस्टमेंट करना है, वही 3 एडजस्टमेंट बस, ठीक है, क्लियर है? तो चलिए इनकम मेथड हम लोग का हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में, कि एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है कि जितना भी अलग अलग टाइप का एक्सपेंडिचर है, टोटल 4 सेक्टर है जो कंट्री का गुड्स को खरीदने के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्च करते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड यानी कि कंज्यूमर्स, हम लोग बहुत सारा गुड्स खरीदते हैं। हम लोग अगर जो गुड्स खरीदते हैं घर के लिए, फूड है, क्लोथ्स है, तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ। और नेक्स्ट प्रोड्यूसर यानी कि फर्म अगर कोई खर्च करता है, वो क्या खरीदता है, मशीन्स है, टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, रॉ मटेरियल है, ये सब फर्म खरीदता है। फर्म अगर खर्च करता है, कंट्री का गुड्स खरीदता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। और थर्ड गवर्नमेंट भी बहुत सारा खर्च करता है, रोड बना रहा है, स्ट्रीट लाइट बना रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, डिफेंस पे खर्च हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च हो रहा है, हॉस्पिटल्स बन रहा है, तो बहुत सारा गवर्नमेंट भी खर्च करता है। और चौथा सेक्टर है फॉरेनर्स, ठीक है, वो लोग हम लोग का गुड्स खरीदते हैं, हम लोग यहाँ प्रोड्यूस करके बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो लोग भी हम लोग का गुड्स खरीदने में खर्च कर रहा है। तो 4 सेक्टर है, एक्सपोर्ट के जरिए फॉरेनर खर्च करता है। तो यहाँ पर हम लोग जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं, कैसे, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ये फॉर्मूला है। C मतलब क्या हो रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हाउस होल्ड खर्च हम लोग खर्च कर रहे हैं। I मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर हम क्या लिख दे रहे हैं, IG लिख दे रहे हैं। IG मतलब ये सफिक्स पे G लिख दिया, यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ओवरऑल टोटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो C प्लस I प्लस G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X मतलब एक्सपोर्ट, सब एक्सपेंडिचर को ऐड कर दिए। आपको हम पहले प्रूफ कर चुके हैं सर्कुलर फ्लो डायग्राम से कि कंट्री का टोटल एक्सपेंडिचर ऐड करिएगा, वो कंट्री का इनकम ही होगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, कंट्री का टोटल एक्सपेंडिचर को ऐड किए। लेकिन फिर इंपोर्ट क्यों माइनस किए, इंपोर्ट इसलिए माइनस किए हैं क्योंकि जब भी हम लोग कोई गुड्स खरीदते हैं, हम लोग सब, तो हम लोग सिर्फ इंडियन डोमेस्टिक गुड्स नहीं खरीदते हैं, बल्कि फॉरेन मेड गुड्स भी खरीदते हैं। आप लोग के पास जो फ़ोन है वो कहाँ से आया है, इंडिया में बना है क्या, नहीं, ठीक है। रेडमी, बहुत सारा फ़ोन जो चाइना से, कोई और कंट्री से, तो ये सब इंपोर्टेड गुड्स है। तो आप लोग खर्च करते हैं डोमेस्टिक गुड्स पे भी और फॉरेन गुड्स पे भी, ठीक है। लेकिन हमको क्या निकालना है, खर्च सिर्फ डोमेस्टिक गुड्स पे, इंडियन गुड्स पे, इंडियन जो इंडिया के अंदर में प्रोड्यूस हुआ है। तो हमको जो भी फॉरेन गुड्स पे खर्च है वो तो माइनस करना पड़ेगा। तो कंजम्पशन में, इन्वेस्टमेंट में भी, ठीक है, कंजम्पशन में हम लोग अगर पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं तो ये बाहर से आ रहा है, इराक, ईरान, ठीक है, सऊदी, ये सब जगह से आ रहा है। इन्वेस्टमेंट में भी जो फर्म बहुत सारा चीज़ खरीद रहा है, मशीन्स वगैरह बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, तो इसमें भी फर्म अगर खर्च कर रहा है तो कुछ गुड्स बाहर का गुड्स भी खरीद रहा है, गवर्नमेंट भी वैसे ही। तो ये सब चीज़ में थोड़ा थोड़ा इंपोर्ट इंक्लूडेड है। तो अगर हम माइनस, टोटल इंपोर्ट माइनस कर दिए, तो अब जो खर्च बचा वो क्या चीज़ के ऊपर बचा, क्या चीज़ के ऊपर बचा, डोमेस्टिक गुड्स के ऊपर बचा।
ठीक है। और हम लोग इसीलिए कंट्री का क्या निकले, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल गया, ठीक है। और ये ग्रॉस पे क्यों निकल रहा है, क्योंकि हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिए। अगर हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट लेंगे तो नेट पे निकलेगा। ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, मतलब डिप्रिसिएशन अभी माइनस नहीं हुआ है। अगर नेट इन्वेस्टमेंट होगा तो डिप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुका है, ठीक है। तो ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिए इसलिए ग्रॉस है। और ये मार्केट प्राइस पे क्यों है, क्योंकि जब भी हम लोग कोई खर्च करते हैं, हम फ़ोन खरीदें तो क्या चीज़ पे, मार्केट प्राइस पे खरीदें ना, टैक्स इंक्लूडेड है इस पे। हम अगर मान लीजिए एक मार्कर खरीदेंगे, मार्कर का 40 रुपये दाम है, तो वो टैक्स इंक्लूडेड है उसमें, उसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है 40 रुपीज़, और दाम कम होता है लेकिन टैक्स इंक्लूड होकर 40 रुपीज़ हुआ मार्कर का। बात समझ में आ रहा है। तो बस वही है, इसलिए मार्केट पे प्राइस पे कैलकुलेट होता है ये एक्सपेंडिचर ऐड करने से। तो ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम लोग का निकल गया। अगर हमको डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो क्या करेंगे, एनडीपीएफसी निकालेंगे, है ना, एनडीपीएफसी है ना डोमेस्टिक इनकम। और नेशनल इनकम निकालना है तो एनएनपीएफसी निकालेंगे। तो आपका मर्जी जो निकालना है। सपोज हम लोग नेशनल इनकम हम लोग ये कर रहे हैं ना, अभी चैप्टर यही है, तो हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एडजस्टमेंट करना है, तो हम एडजस्टमेंट करते हैं, क्या निकाल रहे हैं हम, एनएनपीएफसी, ये मेरा नेशनल इनकम है, तो ये निकालना है हमको। और क्या निकल चुका है ये फॉर्मूला से, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल चुका है। तो अब फॉर्मूला अप्लाई किए, जो 3 फॉर्मूला था एडजस्टमेंट वाला, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस क्या होगा, माइनस डिप्रिसिएशन, एनपी इक्वल टू डीपी, नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस एनएफआईए, है ना, वही 3 एडजस्टमेंट। थर्ड वाला एडजस्टमेंट क्या है, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, वही 3 एडजस्टमेंट कर लिए और हम लोग का नेशनल इनकम निकल गया। तो ये हो गया। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर क्वेश्चन में आप लोग का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, नेट इन्वेस्टमेंट दिया है, तो यहां पर आपका क्या निकलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट पे निकलेगा। ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होगा। तो अगर ये नेट होगा, ये भी नेट है, तो डिप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा, क्योंकि माइनस तभी होगा जब आपका ग्रॉस निकला है और डिप्रिसिएशन माइनस करके आप नेट निकाल लिए। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा क्या दिया है। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया तो आप आईजी लिखिएगा और यहाँ आपका निकलेगा जीडीपी। अगर क्वेश्चन में नेट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो आईएन लिखिएगा, यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, एनडीपी एट मार्केट प्राइस आपका निकलेगा फर्स्ट लाइन पे। बात समझ में आ रहा है। तो डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वो आपको देखना होगा। तो ये अगर आप क्वेश्चन लीजिएगा तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 250 दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ टर्म है जो आप लोग सोचिएगा ये क्या है, ये तो इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा हुआ है। ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन क्या इन्वेस्टमेंट से तो होता है, ठीक है। कैपिटल जो फॉर्म होता है, हम जब बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसी को कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। हम पैसा सेव होता है और वहाँ से कैपिटल बनता है, वो इन्वेस्ट होता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। अक्सर यही टर्म लिखता है, कैपिटल फॉर्मेशन याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। और सी को क्या लिखता है ये लोग, कहाँ गया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं लिख रहा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। बात समझ में आ रहा है। और एक डिप्रिसिएशन का टर्म होगा शायद यहाँ पे, हाँ, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये तो हम पहले भी बता चुके थे। डिप्रिसिएशन मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। एक मशीन है, उसको हम कंज्यूम कर ले रहे हैं, उसका वैल्यू घट जा रहा है, उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं। इसका तो डेफिनेशन ही यही है। तो कहीं डिप्रिसिएशन लिखेगा या कहीं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल लिखा जाएगा। तो अब जो है बस ये टर्म आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। अब आप फॉर्मूला बैठाइए और थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते तो ज़्यादा बेटर होता। ओ, यहाँ पर हम कर सकते हैं शायद, और फिर ये नज़र नहीं आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम एक काम कर रहे हैं, यहीं पर हम इसका वैल्यू लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सी है, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया है, 900 प्लस, हाँ, सबसे पहला काम जो था वो हम भूल गए। क्या काम था, आपको देखना कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया या नेट। ग्रॉस दिया है तो हम लोग का फॉर्मूला सही है, ठीक है।
तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है 250, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना है हम लोग का 250। हाँ और एक चीज़ हम बताना भूल गए कि इन्वेस्टमेंट जो है एक टोटल 3 तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। एक रेसिडेंशियल मतलब बिल्डिंग्स वगैरह पे इन्वेस्टमेंट, वो नॉर्मली सम्स वगैरह पे नहीं देता है, लेकिन दो तरह का इन्वेस्टमेंट यूजुअली देता है। या तो एक तरह का जो कि हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ है, और दूसरा चेंज इन स्टॉक, मतलब चेंज इन स्टॉक मतलब हो रहा है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक भी आपको लेना पड़ेगा। जो स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, हम बहुत सारा गुड्स खरीद के पैसा लगा के स्टॉक में करके रख दिए, ठीक है, और उसके बाद फिर सेल हो रहा जो भी, तो इसको इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी इन्वेस्टमेंट में आएगा। तो इन्वेस्टमेंट याद रखिएगा, अक्सर आप लोगों को थर्ड वाला छोड़ दिए उन्हें देता है, 2 चीज़ देगा, एक ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दोनों में से कोई एक रहेगा, प्लस जो चेंज इन स्टॉक होगा वो भी क्या है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक है। तो ये दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा, एक 250 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है 50 है 50। तो ये क्या निकला मेरा, ये जो ऐड किए हैं ये क्या निकला, इन्वेस्टमेंट है ये वाला 300 टोटल। ठीक है, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है 400, प्लस क्या दिया है यहाँ पर, नेट एक्सपोर्ट दिया है, इसको इंपोर्ट काट के हम एक्सपोर्ट कर दिए हैं, वो नेट एक्सपोर्ट कितना है -30 है। ठीक है, तो नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो यहाँ पर अलग से नहीं दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, मतलब एक x माइनस एम की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, -30 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट माइनस करके दे दिया है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट मतलब क्या हो रहा है, नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट दिया तो x माइनस एम के जगह पे ये पूरा चीज़ की जगह पे -30 हम लिख दिए, प्लस में भी हो सकता है, तो यहाँ पर -30 है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है? तो अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, हमको लग रहा है आपको क्लियर नहीं है। क्लियर है? अब कोई डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा बाद में। तो ये कितना आ रहा है बताइए आप हमको, कितना 1507, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1507, ये आया मेरा हाँ कितना 1570 और 1570 1570। ठीक है, तो 1570 आ गया। ठीक है, ये मेरा जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकला है। हम लोग को नेशनल इनकम निकालने के लिए बोला, कैलकुलेट नेशनल इनकम, यानी कि हमको एनएनपीएफसी निकालना है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना है 1570 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, कितना दिया हुआ है 20, प्लस NFI कितना है -40 है, तो सॉरी प्लस नहीं लिखे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्योंकि NFI है -40 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -40 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ है, यहाँ पे 100 -100, तो कितना आ रहा है 1400 आ रहा है। सही से कैलकुलेट किए, 1410 आ रहा है, 1410 करोड़, ये नेशनल इनकम लोग का आ गया 1410 करोड़। ये हुआ एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट किए। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड में एक और जो सम्स है, ये एक सम्स है वो हम लोग करते हैं, और यहाँ पर इनकम मेथड भी लिखा हुआ है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन इनकम मेथड का दिया हुआ है उसको हम लोग को इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, इनकम मेथड से भी बोला सॉल्व करने, एक्सपेंडिचर मेथड से भी। तो ये कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉई है, और भी दूसरा चीज़ है जैसे कि प्रॉफिट, रेंट, ये सब है। तो ये सब जो है बेसिकली इनकम मेथड के लिए यूज़ करना है। ठीक है, हम लोग को क्या दिया हुआ है उससे मतलब नहीं है, हम लोग का फॉर्मूला में जो चाहिए वो हमको देखना है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूला बैठाएंगे एक्सपेंडिचर मेथड का, लेकिन यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले जब सम्स कर रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे हमको इन्वेस्टमेंट क्या दिया है, ग्रॉस या नेट। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो क्या दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो नेट इन्वेस्टमेंट दिया है ना। तो हम क्या यहाँ पर बैठाएं, IN नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, ग्रॉस ने IG से पहले बढ़ाए, ग्रॉस था पहले, अभी नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। तो इस वजह से यहाँ पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेरा निकलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, डिप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है ऑलरेडी।
ठीक है। और यहाँ पर कहीं पर भी चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है, तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही है, ये है नेट डोमेस्टिक है, यानी कि 385 है। यहाँ स्टॉक नहीं दिया, चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000 है, तो यानी कि ये 1000 लिख दिया, प्लस IN यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट कितना है 385, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सर वो नेट डोमेस्टिक कैपिटल से ही समझ जाए कि NDP हो रहा है। हाँ राइट, या ग्रॉस रहता तो वो GDP होता, ठीक है। प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 550। फिर नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है -15 है ना, तो ये x माइनस m की जगह हम -15 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करके बताइए कितना हो रहा है, कितना आ रहा है बताइए। अरे कैलकुलेटर यूज करिए। वन 1920 आप लोग का कैलकुलेटर से पहले तो हम कैलकुलेट कर लिए, तो 1920 आया। ये क्या आया मेरा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आया। निकालना क्या हम लोग को, नेशनल इनकम, यानी कि निकालना हम लोग को NNP-FC। निकल क्या चुका है हम लोग का, NDP-MP निकल चुका है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल चुका है। तो एडजस्टमेंट अब करिए, नेट नेट सेम है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। NP इक्वल टू DP प्लस NFI है, फिर ये फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो NDP-MP मेरा कितना निकला 1920, या 1920 बैठा दिए, प्लस NFI ये कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10 है, तो यहाँ पर -10 हो गया, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है -60, ठीक है 1850 रुपीज़ 1850 करोड़, ये हम लोग का नेशनल इनकम निकल गया, ठीक है। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड से इस तरह से हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं। और एक बात याद रखिए, ये जो चेंज इन स्टॉक अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे, जो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक है, कितना बार चेंज इन स्टॉक नहीं देता है, दे देता है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दे देता है। तो चेंज इन स्टॉक का जो फॉर्मूला है, ठीक है, चेंज इन स्टॉक का जो फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर बाई चांस आपको चेंज इन स्टॉक नहीं देता है, क्लोजिंग और ओपनिंग देता है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग किएगा तो क्या होगा, चेंज इन स्टॉक निकल जाएगा, जिसको इंक्रीज इन स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है। चेंज इन स्टॉक बोलेगा या तो इंक्रीज इन स्टॉक बताएगा, या तो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दे देगा, तो आप लोग माइनस करिएगा तो निकल जाएगा चेंज इन स्टॉक या तो इंक्रीज इन स्टॉक। इस तरह से, यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ था कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग का सम्स हो गया कंप्लीट। तो एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, इनकम मेथड हो गया। इनकम मेथड से भी ये सॉल्व कर सकते हैं, जो फॉर्मूला आपको पता था, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉई है, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट ये सब आएगा, फिर मिक्स्ड इनकम ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप इनकम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो 2 मेथड कंप्लीट हो गया, उसको एक्सप्लेन भी कर दिए, प्लस सम्स न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैल्यू एडेड मेथड से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।